हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में अपने प्यारों के साथ हंसी खुशी जीवन बिता रहे होंगे। मेरे इस चैनल इजी लाइफ रीना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने इस ब्लॉग में बच्चों की फरमाइश पर बनाए वेज सैंडविचेस और देर रात तक बनाई होली स्पेशल गुजिया, और कैसे मैंने खुद से किया वैक्स, और पपीते से कैसे मैंने किया बालों का कैरेटिन ट्रीटमेंट, हेयर ऑयलिंग अपनी भी और बच्चों की, और कम बजट में ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने क्या कुछ खरीदा, इस सारा कुछ मैंने इस ब्लॉग में शेयर किया हुआ है। तो ये सारा कुछ देखने के लिए आप मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। मुझे उम्मीद है ये ब्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और एक गुजारिश और है दोस्तों, अगर मेरी वीडियोस थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगें तो मेरी वीडियोस को लाइक कर देना। आपका लाइक मेरे लिए एक बहुत बड़ा अप्रिसिएशन होगा। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना। इन बातों का ध्यान रखोगे, होली का त्यौहार पूरे अच्छे से। तो ये टाइम हो रहा है सैटरडे की मॉर्निंग का। आज हम दोनों जिम नहीं गए थे क्योंकि हस्बैंड को अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना था, तो मैं भी नहीं जिम गई। तो मैंने सोचा कि बच्चे कई दिन से ना फरमाइश कर रहे हैं कि वेज सैंडविचेस खाने हैं, तो चलो क्यों नहीं उनके लिए वेज सैंडविचेस बनाए। तो वेज सैंडविचेस में ज़्यादा कुछ नहीं करती हूँ, बंद गोभी, गाजर और शिमला मिर्च को अच्छे से धोकर उसको बारीक बारीक चॉप करके उन्हीं के साथ ही सैंडविचेस तैयार करती हूँ। तो कटिंग करने के लिए मैं ज़्यादातर चॉपर बोर्ड का इस्तेमाल करती हूँ। अगर आपने सैंडविचेस के लिए मतलब जो इलेक्ट्रिक चॉपर है या फिर कद्दूकस का इस्तेमाल करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही करती हूँ। इसमें मैं डालती हूँ वेज मायोनीज़। अगर आप मायोनीज़ नहीं डालना चाहते तो मलाई भी डाल सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगता है। और डालती हूँ इसमें थोड़ी सी काली मिर्च कुटी हुई और स्वादानुसार नमक। बस इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके उसके बाद जो यहाँ ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, ब्राउन ब्रेड। हम हमेशा ही आटा वाली ब्रेड यूज़ करते हैं, मैदा वाली ब्रेड का इस्तेमाल नहीं करते हैं। पैन पर, ग्रिल पैन पर थोड़ा सा देसी घी की कोटिंग करके उस पर ब्रेड रख देती हूँ। मेरे पास अभी जो इलेक्ट्रिक ग्रिल्ड सैंडविच वाला मेकर है वो नहीं है, काफ़ी दिन से सोच रही हूँ, लेकिन चलो इससे भी बहुत अच्छी सी कुकिंग हो जाती है। बस एक तरफ सिक जाए तो दूसरी तरफ आपको इसको पलट देना है। होली तो हम सब ने खेल ली है, लेकिन होली खेलने से पहले आप कुछ बातों का ध्यान रख लेना, तो होली के त्यौहार का जो मज़ा है ना वो दोगुना हो जाएगा। नंबर वन, जो भी आपने होली खेलने से पहले जो कपड़े पहनने हैं ना, वो आपने डार्क कलर के पहनने हैं। वो आपने सिर्फ टीवी सीरियल्स या फिल्मों में देखा होगा, वाइट कलर के कपड़े पहने जाते हैं होली खेलने के, लेकिन आम लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियों ने, बच्चियों ने, मेरी फीमेल फ्रेंड्स ने, सब ने ही डार्क कलर का कपड़ा पहना है। नंबर टू, जो भी आपने अंदर ब्रा पहननी है ना, वो कोशिश करें स्पोर्ट्स ब्रा पहने। उसका रीज़न पता क्या है, जब हम पर, क्योंकि कितना मर्जी कह लो जी हमको सूखा रंग लगा दें, लेकिन नहीं मानते। जब तक वो बलम पिचकारी वाला काम ना करें ना, जब तक हम पर पानी ना डालें, तो उनको स्वाद नहीं आता होली खेलने का। तो जब पानी पड़ता है ना और ऊपर से लाइट कपड़े पहने हो तो वो सारा ही विजिबल होने लग जाता है। स्पोर्ट्स ब्रा पहनने से क्या होता है, फुल कवरेज मिलती है आगे भी और पीछे भी। जो लोग तो एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, योगा करते हैं, या जो छोटी बच्चियां या लड़कियां हैं, वो मोस्टली तो स्पोर्ट्स ब्रा उनके पास होती है। अब जिनके पास नहीं है वो जाके स्पोर्ट्स ब्रा परचेज कर लें, क्योंकि आप देखोगे ना, जब भी आप टॉप वियर करते हो, वेस्टर्न आउटफिट पहनते हो, स्पोर्ट्स ब्रा पहनो ना तो ज़्यादा ही लुक अच्छी आती है, तब आपकी तब भी काम आए। जो आपने अंडरवियर पहनना है वो पैंटी वाला, वी शेप वाला ना पहन के, जो बॉयज़ वाला होता है साइकिलिंग शॉर्ट्स जिसको कहते हैं, जो लड़कियां आमतौर पर डेनिम के नीचे पहनती हैं, वो पहने। क्योंकि पैंटी पहनकर भी आपके कपड़ों से वो आपकी जो शेप है, बॉडी शेप है, वो ज़्यादा ही सी थ्रू होने लग जाती है, दिखने लग जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है। फिर आप अनकंफर्टेबल फील करोगे, त्योहार का मज़ा भी नहीं ले जाओगे। ठीक है जी, कपड़े आपने डार्क पहनने हैं, अपने अंडरगारमेंट्स का ध्यान रखना है। उसके बाद अपनी स्किन, आप तो चाहे महंगे महंगे हर्बल कलर लेके चले जाओ, लोगों के लगाओ, लेकिन लोग थोड़ी ना मांगते हैं। वो तो अबीर लगाते हैं, पक्का गुलाल लगाते हैं, पता नहीं कैसे कैसे हार्श केमिकल वाले कलर लगाते हैं। और जब तक उनको ऐसे फेस पे लगा कर वो हटते हैं, उनको मज़ा ही नहीं आता। उन्होंने लगाना भी ऐसे है और ऐसे रगड़ रगड़ के लगाना है, तो क्या होता है कि स्किन में
एलर्जीज आ जाती हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रैशेस पड़ जाते हैं, दाने हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए जो आज तक मैं करती आ रही हूँ, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल अच्छे से फेस पे अप्लाई कर देना है। फेस पे अप्लाई करना है, पूरी बॉडी पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि कईयों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। 3-4 दिन होली के बाद भी उनकी स्किन में ना इचिंग सी होने लग जाती है। तो पूरे फेस पर अप्लाई करना है, पूरी बॉडी पे अप्लाई करना है। ऐसे ही आपने बालों का भी ऐसे ही ध्यान रखना है, क्योंकि उन्होंने रंग ऐसे ऐसे करके उन्होंने डालने हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ऐसे ही होली खेली जाती है। तो आपने अच्छे से ऑयलिंग कर लेनी है बालों में। ऑयलिंग करने से एक तो जो कलर्स का जो हार्श केमिकल है उससे बच जाओगे। दूसरी बात, जब आप नहाओगे ना तो वो सारा कलर आसानी से निकल जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखोगे, होली का त्यौहार पूरे अच्छे से एंजॉय करोगे। तो जी ये टाइम हो गया है सैटरडे की शाम का। इस दिन हमने बनानी है गुजिया। कई सालों से ही मैं सैटरडे की शाम को ही गुजिया बनाती हूँ, क्योंकि गुजिया बनाने में जी टाइम बहुत लगता है। देर रात हो जाती है, देर रात होगी तो सुबह भी लेट उठेंगे, फिर सारा कुछ लेट हो जाएगा। तो मैं रिस्क नहीं लेती हूँ, क्योंकि इस दिन हम अगले दिन हमने किसी ने नहीं जाना होता, सबकी छुट्टी होती है। तो साथ ही साथ मैंने खाना भी चढ़ा दिया। एक तरफ हांडी में मैं दाल बनाऊंगी मूंग दली वाली, और साथ ही साथ राइस चढ़ाऊंगी, क्योंकि सूजी को रोस्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सूजी मैं यहाँ भून रही हूँ 1 किलो के करीब सूजी, और उसमें 250 ग्राम के करीब देसी घी। इसको धीमी आंच पर ही ऐसे में रोस्ट करती जाऊंगी। पहले मैंने अपनी हेयर ऑयलिंग कर ली थी कि जब तक सूजी भुनी जा रही है और एक तरफ दाल चढ़ी, दूसरी तरफ चावल बन रहे हैं। तो उसके बाद मैंने बच्चों के, क्योंकि बच्चों का भी मैं ऐसे ही हेयर वॉश करती हूँ, उनका बिना कोई ऑयलिंग करे सिर वॉश नहीं करने देती। बच्चों के बाल तो पहले लंबे थे, लेकिन अब वो बैडमिंटन प्लेयर है तो उनके हेयर कट करवा दिए, लेकिन फिर भी उनको कहा गया है कि हेयर केयर तो करनी है। तो उनके तेल लगा रही हूँ। तेल लगाकर फिर दोबारा किचन में आ जाऊँगी, क्योंकि देर हो जाएगी। मुझे पता है गुजिया बनाते बनाते फिर टाइम नहीं लगेगा उनकी हेयर ऑयलिंग का, तो सुबह फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर मैं सूजी कढ़ाई पर चढ़ाई हुई भून रही हूँ, तो साथ ही साथ जो भी इसमें मसाले डालने हैं, मेवे डालने हैं, सौगी, बादाम, काजू, अखरोट, और इसमें मैं खसखस का भी इस्तेमाल करती हूँ। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 धो लेंगे और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। इधर जी इस बार मैंने खोआ घर पे नहीं बनाया था, बिज़ी बहुत शेड्यूल था। तो खोआ मैं बाज़ार से 1 किलो खोआ ले आई हूँ, लेकिन जो बाज़ार वाला खोआ होता है ना, वो अध कच्चा ही होता है, पूरे अच्छे से पकाते नहीं, उसमें दूध रहता ही है। तो इसीलिए यहाँ पर खोए को पकाया जा रहा है। आज मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प करवा रहे हैं। इसका कारण है कि जैसे ही मैंने सूजी चढ़ाई ना, वो तो मैं प्रिपेयर ही थी कि मुझे गुजिया बनानी है, पता नहीं मेरे पेट में ना दर्द होने लग गया था। तो वो कहते चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करवाता हूँ। एक्चुअली सारे ही हेल्प करवाते हैं। तो एक तरफ तड़का भी लगा रही हूँ दाल का, और बीच में जो बादाम काजू वो ड्राई रोस्ट हो गए थे, तो यहाँ पर चॉपर में इसको क्रश कर लूँगी। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मोटा दरदरा रखूँगी ना तो बच्चे खाएंगे नहीं, निकाल निकाल के फेंकेंगे, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इनको मैं ऐसे ही इसको क्रश कर लूँगी, हल्का हल्का दाना बन के रह जाएगा। तो साथ ही साथ वो भी हेल्प करवा रहे हैं। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सोचा तो मैंने पहले ही था कि मैंने बनानी है, पता नहीं पेट में क्यों दर्द होने लग गया, कुछ समझ नहीं आया। तो आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई मैंने मेडिसिन भी नहीं खाई, हो सकता बॉडी रेस्टलेस हो गई हो। तो 1 बाय 1 सारे मसालों को मैं ऐसे ही क्रश कर लूँगी इलेक्ट्रिक चॉपर में। और आप बताइएगा कि आपने इलेक्ट्रिक चॉपर ख़रीदा कि नहीं, क्योंकि मेरी तो इसने लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी कर दी है, बड़ी क्विकली मैं, मतलब टाइम सेविंग है ये इलेक्ट्रिक चॉपर। जब तक सूजी भुनी जा रही है और इधर मैं मसाले रोस्ट करके इसको क्रश करके रख दूंगी, तो दूसरे गैस पर मैं रोटियां सेक दूंगी, क्योंकि गुजिया बनाने का काम सबको खाना वाना खिलाने के बाद ही हम शुरू करते हैं, क्योंकि एक बार में ही बनाना शुरू करते हैं, क्योंकि जो मैदा होता है ना वो ज़्यादा ही ना सख्त हो जाता है। तो यहाँ पर हस्बैंड कह रहे हैं कि चीनी भी ना हम इसी में पाउडर बना लेते हैं। मैंने उनसे बोला कि चीनी इसमें पाउडर नहीं बनेगी, ये चॉपर है, ये एक्चुअली इस चीज़ों को चॉप करता है, क्रश करता है। लेकिन वो माने नहीं, कहते नहीं इसमें मैं करके देखूंगा। मैंने कहा चलो आप भी एक्सपेरिमेंट करके दे, अब टच करके देख रहे हैं, कहते नहीं पाउडर तो बना ही नहीं है। तो फिर मैंने अपना निकाला बोरोसिल का वही मिक्सर ग्राइंडर, जो कि बड़ी बड़ी चीज़ों को भी ना पाउडर की फॉर्म में ले आता है, इवन कि जो दालचीनी, खड़े मसाले, सब कुछ होता है ना, बिल्कुल पाउडर बना देता है। चलो जी सबको मैंने खाना वाना खिला दिया, अब मेरी बारी है मैदे को गूँथने की। मैदा मैं ऐसे गूँथती हूँ, इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ कम से कम 150 ग्राम देसी घी। देसी घी को थोड़ा सा गर्म कर लिया है। मैदा मेरे पास 1 किलो के करीब है। इसका पहले मैं मोन लगाऊंगी, मतलब कि आटा और जो घी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, मतलब आटे की एक एक
दाने पर ना घी की परत चढ़ जाए, उसी को मौन कहते हैं। इसको अच्छे से दोनों हाथों से मसल मसल के हर एक आटे के दाने पर ना इस घी की ना एक कोटिंग चढ़ जाए, तभी आपकी जब भी कोई कचौड़ी बनाते हो मैदे से या फिर आप गुजिया बनाते हो, तभी वो खस्ता बनेंगी। अगर ऐसे ही घी को डालोगे तो आपकी वो अच्छे से नहीं बन पाएंगी। थोड़ा सा टाइम जरूर लगता है, मैदा गूंथने में बहुत टाइम लगता है। जितना मैदा गूंथोगे ना आटा उतना ही लचीला बनेगा। अच्छे से इसको मोन लगाने के बाद इसको देखने का क्या तरीका होता है, इसको दोनों मुट्ठियों में ना थोड़ा सा आटा लेके देखना है कि इसकी वो मुट्ठी में बंद हो रहा है, मतलब कि मॉइस्चर इसका लॉक हो रहा है आटे में। अगर आपका अच्छे से मॉइस्चर इसमें लॉक हो रहा है, आटे के पेड़े अच्छे से बन रहे हैं, इसका मतलब आपका आटे में अच्छे से मोन लग गया है। तो दूसरा प्रोसेस होता है, आपने इसको गूंथना, पानी लेना है, ना तो ज़्यादा गर्म लेना है ना ज़्यादा ठंडा लेना है। नॉर्मल टेम्परेचर वाला आपने पानी लेना है, उसको अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, तभी गूंथना है। एक सार पानी नहीं डालना है, नहीं तो आपका आटा अच्छे से नहीं बनेगा, या तो वो गीला रह जाएगा या सख्त रह जाएगा। उसके बाद मैंने बैठ के फिर आटे को अच्छे से गूंथा, क्योंकि शेल्फ पे खड़े होकर तो मुझसे गूंथा नहीं जा रहा था। तो यहाँ पर हम लॉबी में आ गए हैं, दरी बिछा ली है, यहाँ सारा सामान ले आए हैं, गुजिया के मोल्ड, आटा, पानी। गुजिया के मोल्ड में पहले मैं थोड़ा सा मैदा लगा लेती हूँ, उसके बाद लोई को रख के किनारे किनारे पर पानी लगाती हूँ, ताकि जो इनकी बाइंडिंग है ना वो अच्छे से हो जाए, बिल्कुल भी जो गुजिया खुले ना। उसके बाद इसमें मैं 2 चम्मच भरती हूँ। कई लोग इसमें जो इसका मिक्सचर होता है ना वो कम डालते हैं। अच्छा, मुझसे ना यहाँ पर वीडियो का वो पार्ट ना शूट होने से रह गया जिसमें मैं भुनी हुई सूजी, खोआ, सारे मसाले और जो चीनी थी ना उसको मैंने मिक्सर ग्राइंडर में ना पाउडर बना लिया था। ये सारा कुछ ही ना इसमें मिक्स कर देना, वो पता नहीं कैसे वीडियो मुझसे शूट नहीं हो पाई थी। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं शौक शौक से कि हमने भी बनाना है। मैंने कहा चलो आप भी बनाओ, या हस्बैंड लगे हुए हैं फ्राई करने के लिए। तो आपने भुनी हुई सूजी, खोआ, जितने मसाले, और इसमें मैंने ना 3-4 इलायची को अच्छे से पाउडर फॉर्म में कूट कूट के, बल्कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म उसका मसाला डाला था। उसकी इलायची के जो छिलके होते हैं वो नहीं डाले थे, वो मैंने चाय पत्ती वाले डिब्बे में डाल दिए थे, को वहाँ से यूज़ हो जाएंगे। तो यहाँ पर हस्बैंड यहाँ रिफाइंड ऑयल कढ़ाई में डाल के गर्म करके यहाँ पर वो फ्राई कर रहे। धीमी आंच पे ही हम सेकते हैं। अगर आप तेज़ आंच पर पकाओगे ना तो ये अच्छे से पकेंगे नहीं, बाहर से जल जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो टाइम बहुत लगता है। बनाते बनाते जी गुजियाँ इतनी हमारी ढेर सारी तैयार हो गई हैं, और टाइम देखिए ज़रा घड़ी पर 12 बज चुके हैं, और अभी भी सिस्टर के पास 2 गुजियाँ बनानी बाकी हैं। वो कह रही है चलो कोई बात नहीं दीदी आप जाके फ्राई करो, क्योंकि हस्बैंड वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। वो कह रहे हैं कि मेरी पीठ दुखने लगी खड़े होते होते, तो मैं यहाँ अब थोड़ा आराम करूँगा। मैंने कहा चलो, मैं देखिए लेटे पड़े हैं ये, तो मैंने कहा जो लास्ट पूरे रह गया चलो मैं अब फ्राई कर देती हूँ, कोई बात नहीं है। तो अभी भी हमको आधा घंटा करीब लगेगा, तकरीबन हम 12:30 पौने 1 ही जाके सोएंगे, क्योंकि सारा समेटा समेटी करना है, जो सामान खिलरा पड़ा है। सब बच्चे चले गए थे सोने के लिए, क्योंकि धीमी आंच पे पकाना है तो कम से कम ये लेगा 15 से 20 मिनट तक। तब तक हम सारा सामान समेट कर देंगे और अपना मैं नाइट सूट पहन लेंगी। तो चलिए जी, ये है मंडे मॉर्निंग का टाइम। मंडे मॉर्निंग में मैंने ब्रेकफास्ट में सबको आलू के पराठे खिला दिए थे, वो मैंने शूट नहीं किया। अब मैं लगाने लगी हूँ हेयर पैक, पपीते का हेयर पैक। ये बालों को ना बहुत ही ना सिल्की स्मूथ, जैसे कैरेटिन वाला ट्रीटमेंट मिलता है ना वैसे बना देता है। जिनके बालों में फ्रीजीनेस रहती है, डाल रूखे सूखे हो चुके हैं, वो ये ट्रीटमेंट जरूर करें। कुछ नहीं ज़्यादा करना, पपीते को काट लेना है, उसमें एग डाल लेना है। एग जिनको नहीं यूज़ करना है वो इसके जगह पर दही लगाएंगे, और इसमें डालेंगे 1 चम्मच तेल। तेल मैंने इसमें कोई भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मैंने रात को ही हेयर ऑयलिंग कर ली थी। अगर आपने तेल डालना है तो कोई भी जो भी आप तेल लगाते हो वो इसमें डाल लो। पपीते में होता है जी विटामिन ए और सी, जो कि हमारे हेयर फॉलिंग को कंट्रोल करता है, अपनी हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, नए बेबी हेयर उगाने में हेल्प करता है। इसमें होता है जी बीटा कैरोटीन का एंजाइम, जो कि हमारे स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। स्किन के कंप्लेक्शन को इम्प्रूव करता है, स्किन पर ग्लो लाता है, और ये वेट लॉस में भी पपीता बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि जो डाइटिशियंस होती हैं ना वो हमेशा ही आपको पपीता खाने के लिए सजेस्ट करेंगे अगर आपने वेट लॉस करना है, क्योंकि पपीता जो होता है ना वो टमी फिलर का काम करता है।
आपको देर तक पेट भरे रहने का एहसास दिलाता है। पहले आपने पार्टीशन करते हुए सारे बालों पर अच्छे से इस पैक को लगाना है, उसके बाद ही आपने हेयर लेंथ पे लगाना है। अच्छा, दूसरी बात बताऊँ, जो एग भी है हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। एग की स्मेल सबको इरिटेट करती है। तो आपने क्या करना है, इसी पैक में 5 से 6 बूंदें आपने इसमें लेमन जूस की डाल लेनी है। अगर आपने तब वैसे भी नहीं करना तो जैसे मैं करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, जब नहाने के टाइम है ना, बाल्टी में ही ना, जिससे मैं अपने बाल धुलूंगी उसी में हाफ लेमन जूस ऐड कर दूंगी, और जो हाफ लेमन होगा उससे सारा बाथरूम धुल देती हूँ, क्योंकि जो लेमन जूस है ना वो सारी एग की स्मेल को कैंसिल आउट कर देता है। इसको लगा के आपने कवर जरूर करना है, किसी शावर कैप से, किसी पन्नी से, किसी चीज़ से, और 2 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। उसके बाद और काम करने शुरू कर देने हैं। और काम में जी आज मैं अपनी करूँगी हेयर वैक्स, क्योंकि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, बालों से मुझे बहुत ही इरिटेशन होती है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है। हनी बी वैक्स ही हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है, ये वाला वैक्स। यहाँ इस्तेमाल करूँगी पाउडर, यहाँ स्पैचुला, नैपकिन पेपर, एक चाहिए आपको वैक्स हीटर, और ये वैक्स की पट्टियाँ, और चाहिए सीजर इसको काटने के लिए, पट्टियों को काटने के लिए। तो मैं कह रही थी, जो हनी बी का वैक्स है ना, अभी तो मार्केट में बहुत सारी वैक्स आ गई हैं, या पर्ल वाली वैक्स आ गई हैं, या और भी, पर मैं हमेशा यही इस्तेमाल करती हूँ। ये सस्ती भी पड़ती हैं और आपके अच्छी सी ना इसका बाल निकल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, आप अपने आप से इसको कर सकते हो। तो मैं पट्टियों को क्या करती हूँ ना, बीच में से कट कर लेती हूँ, क्योंकि आर्म्स पर जब भी वैक्स करनी होती है ना, अगर आप लंबी लंबी एसडी यूज़ करो ना तो काफ़ी बेकार चली जाती हैं। हमको तो सिर्फ हेयर को रिमूव करने से मतलब है ना, तो बीच में काट लीजिए। हनी बी के वैक्स का डब्बा ना तकरीबन 600 ग्राम का होता है, 100-110 रुपये का पड़ता है, इससे ज़्यादा महंगा पड़ता नहीं, और आपके साल 2 साल निकल जाते हैं। जैसे कि मुझे लगता है कि सब लोग गर्मियों में वैक्स करते होंगे, सर्दियों में तो मैं तो नहीं करती हूँ। और ये वैक्स हीटर है, ये भी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। लोकल मार्केट से आप खरीदने जाओगे 150-200 रेंज में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। इससे ना आपको वैक्स करने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो आपने थोड़ी थोड़ी वैक्स को गर्म करते जाना है, और आपने क्या करना है, थोड़ी सी वैक्स को ठंडी करके, ज़्यादा गर्म नहीं लगानी, नहीं तो आपकी स्किन ना पूरी जल जाएगी। मतलब इतनी की पतली सी कोटिंग लगानी है, और इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ही वैक्स को भी लगाना है, और पट्टी को भी ऐसे थपथपा कर ही अपवर्ड डायरेक्शन में करना है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में पट्टी को जोर से खींचना है। आपके बाल बड़े आसानी से निकल जाएंगे। मैं तो ऐसे ही करती आ रही, मुझे जल्दी हो जाता है, मेरा आधे घंटे में काम हो गया था, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ भी नहीं है। जिन लोगों को हेयर ग्रोथ ज़्यादा होती है और जल्दी हो जाती हैं, तो उनको हो सकता है थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। वैसे मुझे लगता है हनी बी से कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, बहुत आसानी से आपका काम हो जाता है। और मेरी जो वैक्स हो गई है, अब मुझे 1.5-2 महीने आसानी रहेगी, तब तक मुझे हेयर वैक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आसानी से टाइम निकल जाएगा। ऐसे ही दूसरी आर्म्स पे भी करना है। अच्छा, पाउडर लगा के ही करना है, ताकि जो स्किन है ना, वो जो भी मॉइस्चर रहता है स्वेटिंग का, ऑयल का या क्रीम का, वो सारा निकल जाए। पाउडर नहीं लगाओगे, वो वहाँ की स्किन ड्राई नहीं होगी, तो आपका जो हेयर है अच्छे से रिमूव नहीं होगा। बस तरीका लगाने का वही है। इसको जिस वे में आप लगाओगे, तो मैंने लेग्स की भी करनी थी, मैं लेग्स की हाफ ही लेग्स करती हूँ, पायल मैंने उतार दी थी। जिस वे में लगाओगे, मतलब कि आपने अगर वैक्स को अपवर्ड डायरेक्शन में लगाया हुआ है, तो पट्टी को आपने उसके उल्ट डायरेक्शन में इसको खींचना है, बड़ी आसानी से हो जाएगा। वैक्स हीटर की जो वैक्स है ना, वो उसका टेम्परेचर भी देखते जाना आप। अगर लगे कि बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो फटाफट स्विच ऑफ कर दें, और अगर लगे कि बहुत ठंडी हो गई है तो इसको ऑन कर दें। तो हवा से, मुंह से भी थोड़ी सी हवा से, तो वो ठीक हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही वैक्स करती हूँ। बस फटाफट मेरी हो गई थी लेग्स, मैं फुल लेग्स नहीं करती हूँ बस। अच्छा, लेग्स पे मैं क्या करती हूँ, पट्टी को कट नहीं करती, क्योंकि लेग्स पे ना बड़ी आसानी से हो जाती है आपकी, अगर फुल पट्टी का यूज़ करो। वैक्स भी जल्दी हो जाती है और आसानी से हो जाती हैं, आर्म्स पे नहीं हो जाती। अच्छा, वैक्स करने के बाद आप सब ने, क्योंकि स्किन हमारी खिंची जाती है ना, तो आपने कोई भी बॉडी लोशन, कोई भी क्रीम जरूर लगानी है, क्योंकि स्किन रेड हो जाती है। चाहे जितनी मर्जी आपकी स्किन अच्छी हो, आपने ये लगाना ही लगाना है, ये प्रोसीजर करना ही करना है। मैं ऐसे ही अपनी आर्म्स पे लगा रही हूँ। अच्छा, अंडर आर्म्स के लिए मैं अपने वॉशरूम में आया, क्योंकि मुझे चाहिए था मिरर, मैं बिना मिरर के अंडर आर्म्स क्लीन नहीं कर सकती थी। तो इसके लिए पता मैं क्या तरीका अपनाती हूँ, इसके लिए मैं रेज़र से, पहले बाल बहुत बड़े होते हैं और स्किन यहाँ की बड़ी ही सॉफ्ट होती है, तो मैं क्या करती हूँ, रेज़र का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा रेज़र है, इससे मैं कई बार अपर लिप्स भी क्लीन कर लेती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, पहले थोड़ी सी ना एलोवेरा जेल अप्लाई करके, जो बड़े बड़े बाल होते हैं उनको हल्का हल्का रिमूव कर लेती हूँ। मतलब आपने ना रेज़र से, आपने बिल्कुल जड़ से नहीं बालों को उखाड़ना,
ऊपर वाले जो बड़े बड़े बाल हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े बाल आप खींचते हो ना वैक्स की पट्टी से तो बहुत ज़्यादा पेन होती है, तो मैं तो नहीं सह पाती। तो मैंने ऐसे तरीका अपनाया हुआ है, मैं थोड़ी सी पहले रेज़र से ना जो बड़े बड़े बाल हैं उनको रिमूव कर लेती हूँ, उसके बाद फिर वो जो लगी होती एलोवेरा जेल उसको हटा के उसके बाद फिर मैं लगाती हूँ पाउडर, वो स्किन को कर लेती हूँ अपना मैं बिल्कुल ही क्लीन। उसके बाद ही मैं वैक्स के साथ रिमूव करती हूँ हेयर को। तो इस तरीके से अगर आप भी करोगे ना तो आप अपने आप भी कर लोगे और बिल्कुल ही ये तरीका पेनफुल नहीं होता। मैं तो बड़े आसानी से कर लेती हूँ। पहले मैं सीधा ही पट्टी लगा के बाल रिमूव करने की कोशिश करती तो मेरी तो जान ही निकल जाती थी। तो मैंने ये तरीका अपनाया। अच्छा, दूसरी बात, आपके मन में ये डाउट होगा रेज़र से आपका बाल बहुत हार्ड हो जाएगा और जल्दी आएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ये रेज़र बहुत ही अच्छे हैं, मैंने पहले भी यूज़ करे हुए हैं और बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस में आते हैं। ये 3 का कॉम्बो पैक है, मुझे लगता है 45 से 50 रुपए में आपके चाहे लोकल स्टोर पे खरीद लो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग कर लो, ये आपको बड़ा ही आसानी से मिल जाएगा। तो ऐसे आपने थोड़ा थोड़ा करके ना देखिए मेरे बिल्कुल ही हेयर रिमूव हो गया, बिल्कुल मुझे पेनफुल नहीं लगा। बस थोड़ा थोड़ा करते हुए ना आपने इसको, अच्छा यहाँ पर जब भी आप, क्योंकि स्किन बड़ी सेंसिटिव होती है अंडर आर्म्स की, तो आपने वैक्स के टेम्परेचर का ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म मत लगा लेना, नहीं तो स्किन वहाँ की जल जाएगी। हाथों की और लेग्स की जो स्किन होती है फिर भी अंडर आर्म्स की बजाय बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, पर अंडर आर्म्स की तो स्किन तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है। तो बड़े ही ध्यान रखना, मिरर के सामने ही करना। मैं यहाँ मिरर में ही खड़ी हूँ, तो ये देखिए सारे मेरे बाल रिमूव हो गए हैं। आप भी करके देखना और मुझे बताना कि आपको ये मेथड कैसे लगा। मैं ये कह रही थी कि ना किसी काम के प्रति अगर आपके मन में चाह है तो टाइम ऑटोमेटिकली निकल आता है, या अपनी प्लानिंग से समझदारी से आप टाइम निकाल लेते हो। तो जी मैंने करी थी कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, वो आप देख लीजिएगा। तो वीडियो में यहाँ पर मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, क्योंकि ना पीछे घर वाले शिफ्ट हो रहे थे, वो अपना सामान लेके आ रहे थे, तो उनकी थोड़ी ना गाड़ियों की डिस्टरबेंस हो रही थी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर वीडियो में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ मंगाया है जी मेबलिन का मस्कारा। मेरा मस्कारा ख़त्म हो गया था, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला है और इसके रिव्यू बहुत अच्छे हैं। कलर मैंने पहले भी मेबलिन का ही मस्कारा यूज़ किया हुआ है, तो इस बार मैंने ये मंगाया है स्मज प्रूफ वाला। एक मैंने मंगाया है जी ये है मेरे पास प्राइमर स्विस ब्यूटी का। जो आपने कभी देखा है वो पार्लर से जो ब्राइड तैयार होके आती है, उनके जो बेस होता है, मेकअप बेस होता है, वो अलग ही ना शाइन कर रहा होता है, हल्का हल्का हाईलाइट कर रहा होता है, वो इसी से करता है। वो यूज़ करते हैं जी एक तरह का स्टोव क्रीम, वो तो बहुत कॉस्टली होती है, वो हज़ारों की रेंज में होती हैं, तो ये तो बहुत ही सस्ता था। ये है जी मेकअप ब्रश को क्लीन करने वाला क्लीनर। एक प्रोडक्ट लगा होता है ना ब्रश पर, अगर उसी ब्रश पर आपने दूसरा प्रोडक्ट लेना है तो पहले प्रोडक्ट को कैंसिल करता है ये मेकअप ब्रश क्लीनर, बहुत ही अच्छा है। उसके बाद ये वाली है जी मज़ेदार शॉपिंग। ये मंगवाए हैं जी हमने ऑर्गेनाइज़र बैग मंगवाए हैं हमने, क्विल्ट्स रखने के लिए, ब्लैंकेट्स हो गए, पिल्लोज़ हो गए, या कपड़े भी रख सकते हो। मेरे पास कपड़े रखने के लिए तो बैग थे, लेकिन जो रज़ाइयाँ, कंबल और ये पिल्लोज़ होते थे, इनको रखने के लिए कुछ नहीं था। तो ये बहुत ही स्पेशियस हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, जिप की क्वालिटी बहुत अच्छी है। चाहे इसमें आप कुछ भी रखो, डबल बेड का कंबल रखो, चाहे सिंगल बेड का कंबल रखो। और इससे ना जो बेड में, जो मैं तो हमेशा ही कंबल रज़ाइयाँ जो होती हैं बेड के बॉक्स में रखती हूँ, तो आपकी जो जगह है बहुत मिल जाती है, तो आप एक्स्ट्रा सामान भी रख सकते हो। देखिए ज़रा बहुत अच्छे हैं ये, मैं आपको इसमें ना कंबल डाल के दिखाती हूँ, फिर भी आपको और इसमें डाल सकते हो। शाम को ना हमने यही काम किया था, तो सारे कंबल रज़ाइयाँ तह लगा कर रखे थे, बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया था। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी है ना, इनके मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी, अगर आपको चाहिए होगा तो वहाँ से आप ऑनलाइन परचेज कर लेना। ये 4 का ही कॉम्बो पैक है, दो दो का बहुत। तो यहाँ जी मैं वापस आ गई क्योंकि लंच टाइम हो गया था, फटाफट जाके खिचड़ी बना दी थी। तो आकर मैंने सोचा जो परचेसिंग करी है, प्रोडक्ट ओपन करके उनको आपको दिखाऊं कि कैसे हैं ये, और इसीलिए मैंने बाल भी नहीं खोले थे। मुझे था कि वीडियो फटाफट बना लूँ, क्योंकि फिर उसके बाद एडिटिंग भी करनी है और अपलोड भी करनी है। तो ये मैंने जी खरीदा जो है रियल स्विस ब्यूटी का ये जो शाइनी वाला प्राइमर है, हल्का हल्का सा शाइन देता है, बड़ा अच्छा लगता है। आपका जो मेकअप बेस है ना बड़ा ही फ्लॉलेस लगता है और शाइनी भी लगता है, ना ज़्यादा ऑड सा लगता है, बहुत ही अच्छा सा एलिगेंट सा मेकअप लुक आ जाता है। और ये है जी मेबलिन का ही मस्कारा। इसका जो ब्रश है ना मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा था, और ये मस्कारा जो है ना स्मज प्रूफ है।
तो चलिए जी, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।